इससे पहले हमने पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स पढ़े थे। उनकी कमी और अधिकता से होने वाले रोगों के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र भाग 2 और इसमें हम पढ़ेंगे आज थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, ताकि ये हर व्यक्ति के पास पहुंच जाए। यानी बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा और बहुत ही समझा करके इसमें बताया गया है। बहुत ही अच्छा वीडियो है दोस्तों, एक बार वीडियो को ज़रूर देखना। पूरी देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वीडियो के अंदर क्या है। थोड़ा बहुत देखने के बाद आपको एहसास नहीं होगा। आप किसी और वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। 5-6 वीडियो और देख लीजिए इस टॉपिक से संबंधित, फिर मेरी देख लेना। आपको पता चलेगा कि वीडियो के अंदर क्या है और क्या नहीं है। चलो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। थायराइड ग्रंथि पढ़ना शुरू करते हैं। थैंक्स। ये थायराइड ग्रंथि है, ये देखिए थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के सर्वप्रथम हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो थायराइड ग्रंथि की उत्पत्ति जो हुई थी वो किससे हुई है? मेसोडर्म से। थायराइड ग्रंथि की जो उत्पत्ति हुई है वो मेसोडर्म से। ये मेसोडर्म क्या है? ये 3 लेयर होती है, जनन स्तर होते हैं 3, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। इनसे जिस अंग का निर्माण होता है तो हम बोलते हैं कि इसकी उत्पत्ति उससे हुई है। एंडोडर्म से हुई है तो एंडोडर्म से, मेसोडर्म से हुई है तो मेसोडर्म से, और एक्टोडर्म से हुई है तो एक्टोडर्म। तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है थायराइड ग्रंथि की, वो किससे हुई है? थायराइड ग्रंथि की उत्पत्ति मेसोडर्म से हुई है। उसके बाद हम बात करें इसकी स्थिति की, यानी कहाँ स्थित होती है ये, तो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो कहाँ स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है। सेप की बात करें, यानी दिखने में कैसी होती है, तो ये एच सेप्ड होती है, यानी एच सेप्ड अंग्रेजी वर्णमाला का जो एच अक्षर होता है वैसे दिखाई देती है। और जैसे ये देखिए डायग्राम है, आपको ये सामने दिखाई दे रही है, एच जैसी है। ये जो है ये इस्थमस है, और इसमें ये जो है ये पुटिकाएँ पाई जाती है। ये क्या है? ये पुटिकाएँ, फोलिकल या फिर इसको वेसिकल हिंदी में बोलते हैं पुटिका। तो ये पुटिकाएँ हैं, और इन पुटिका के अंदर यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन भरा रहता है। थायरोक्सिन हार्मोन किस रूप में? प्रोथायरोक्सिन के रूप में। किस रूप में भरा रहता है? प्रोथायरोक्सिन के रूप में, या इसे बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन या टीजीबी। थायरोग्लोबुलिन या टीजीबी बोलते हैं। तो मैंने बताया था आपको हार्मोन का संग्रह नहीं कर सकते हम, लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन है वो प्रोथायरोक्सिन के रूप में स्टोर रहता है, शरीर में संग्रहित रहता है, अपवाद स्वरूप। ये अपवाद बताया था। तो यहाँ पे ये पुटिकाओं के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन प्रोथायरोक्सिन के रूप में क्या रहता है? स्टोर रहता है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है सी सेप सेल होती है, सी जैसी, ABCD का सी जो होता है उस जैसे ये सी सेल, इनको बोलते हैं पैराफोलिकुलर सेल। क्या बोलते हैं? पैराफोलिकुलर सेल। और इन पैराफोलिकुलर सेल से थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावण होता है। किस हार्मोन का स्रावण होता है? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, या तो थायरोकैल्सिटोनिन या फिर हम नॉर्मली बोल सकते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन, इसका स्रावण होता है। तो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन या फिर कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावण होता है। थायराइड ग्रंथि से 2 हार्मोन, तो एक तो हुआ प्रोथायरोक्सिन हार्मोन, दूसरा हुआ कैल्सिटोनिन हार्मोन। उसके बाद देखिए ये जो टीजीबी है, टीजीबी का मतलब प्रोथायरोक्सिन या थायरोग्लोबुलिन टीजीबी, यानी टीजीबी को थायरोग्लोबुलिन बोलते हैं। तो इस थायरोग्लोबुलिन के साथ जब आयोडीन का एक अणु जुड़ता है तो बनता है मोनो आयोडो थायरोग्लोबुलिन, और इसी को बोलते हैं T1। और जब टीजीबी के साथ, थायरोग्लोबुलिन के साथ आयोडीन के 2 अणु जुड़ते हैं तो बनता है डाई आयोडो थायरोग्लोबुलिन, इसे बोलते हैं T2। और जैसे ही 3 अणु जुड़ेंगे, जैसे ही इसके साथ 3 अणु जुड़ जाएंगे आयोडीन के, तो बन जाएगा ट्राईआयोडो, और 4 अणु जुड़ जाएंगे तो टेट्राआयोडो बन जाएगा, जिसे हम T3 और T4 कहते हैं। थायराइड ग्रंथि जो है वो थायरोक्सिन का स्रावण T4 व कुछ T3 के रूप में करती है, यानी अधिकतर T4 के रूप में श्रावण करती है और कुछ मात्रा में T3 के रूप में श्रावण करती है। लेकिन दोस्तों जो T3 हार्मोन होता है T3 रूप में, तो टारगेट सेल पर T3 अधिक सक्रिय स्टेज होती है।
इसलिए T4 हार्मोन अधिक स्रावित हो रहा है। तो जैसे ये टारगेट सेल पर जाएगा, यानी जहाँ इस हार्मोन को काम करना है वहाँ पे जाएगा ये हार्मोन उस कोशिका के पास, तो इसे T3 में ही बदलना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या करेगा, ये एक आयोडीन को मुक्त कर देगा, एक आयोडीन को मुक्त कर देगा और T3 में बदल जाएगा, क्योंकि टारगेट सेल जो होती है, टारगेट सेल जो होती है उस पर T3 अधिक सक्रिय अवस्था होती है। तो दोस्तों ये था थायराइड ग्रंथि के बारे में, प्रोथायरोक्सिन थायरोक्सिन हार्मोन। अब इसके द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन है, तो हम पढ़ेंगे थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन क्या काम करता है। तो देखिए दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य की बात करें हम, तो ये देखिए थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य, इसमें आपको 7 कार्य याद रखने हैं, महत्वपूर्ण कार्य हैं दोस्तों। पहला कार्य है उपापचयी क्रियाओं को बढ़ाना। पहला कार्य क्या है, उपापचयी क्रिया दर को बढ़ाना। उपापचयी मतलब शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, जैसे ये 2 प्रकार की होती है, जैसे एनाबॉलिक और केटाबॉलिक, यानी बड़े टुकड़ों को छोटे में बदलना, छोटे टुकड़ों को बड़े में बदलना, ये जो क्रिया होती है उसको उपापचयी क्रिया कहते हैं। तो इसकी दर को बढ़ा देता है थायरोक्सिन हार्मोन, ये महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों। दूसरा कार्य हार्ट बीट बढ़ाता है। तीसरा कार्य श्वसन दर बढ़ाने में सहायक होता है। चौथा कार्य शरीर तापमान बढ़ाने में सहायक होता है। पांचवा कार्य दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट कार्य है, ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करता है। अब ये ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोनियोजिनेसिस का मतलब है कि ग्लूकोज का निर्माण होना। किसका निर्माण होना, ग्लूकोज का। तो जैसे ही ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करेगा, नहीं ग्लूकोज बढ़ाएगा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब ग्लूकोज बढ़ा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया कारक। हाइपर में उच्च, हाइपरग्लाइसेमिया कारक भी कहते हैं किसको, थायरोक्सिन हार्मोन को। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है ब्लड के अंदर। छठा कार्य थायरोक्सिन कोशिका विभेदन, थायरोक्सिन कोशिका विभेदन को प्रेरित करता है। दोस्तों हमने पढ़ा था पीछे पीयूष ग्रंथि में कि एसटीएच या जीएच हार्मोन होता है, वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। लेकिन कोशिका विभाजन तो ठीक है, एक संख्या से 2 बढ़ना, 2 से 4 बढ़ना और इस तरह से संख्या में वृद्धि होना कोशिका विभाजन है, लेकिन ये कोशिका विभेदन क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोशिका विभेदन क्या होता है दोस्तों। कोशिका विभेदन होता है, जैसे कोशिका विभाजन में कोशिकाएं तो बन गई, अब उन कोशिकाओं को किस ऑर्गन में भेजना है, किस अंग में भेजना है, ये काम कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन करता है। ये काम कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन करता है, यानी कोशिकाओं को किस अंग में भेजना है, और यही होता है सेल डिफरेंशिएशन, यानी जो कोशिकाएं बन गई उसको किस अंग में भेजना है। मान लीजिए अदरवाइज ये काम नहीं होगा तो कोशिकाएं किसी एक अंग में चली जाएगी, जैसे हाथ में चली गई तो वो हाथ लंबा हो जाएगा और अंग छोटे हो जाएंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, इन कोशिकाओं को किस अंग में भेजना है ये निर्धारित करता है थायरोक्सिन हार्मोन, और यही कहलाता है कोशिका विभेदन। सातवां, उभयचरों में कायांतरण को प्रेरित करना। कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब हुआ लार्वा स्टेज जो होती है उसको किस में बदलना, वयस्क में बदलना। लार्वा स्टेज को किस में बदलना, वयस्क में। लार्वा में पूंछ होती है और वयस्क में पूंछ नहीं होती। जैसे मेंढक की बात करें तो मेंढक में कौन सा लार्वा होता है, मेंढक का टैडपोल लार्वा होता है। कौन सा लार्वा, टैडपोल लार्वा। तो इस टैडपोल लार्वा को वयस्क में बदलने का काम मेंढक में कौन करेगा, वयस्क में बदलने का काम थायरोक्सिन हार्मोन करेगा, उसी कायांतरण बोलते हैं। अब थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन को ही T4 बोलते हैं। थायरोक्सिन की कमी होने पर क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होने पर क्या होगा दोस्तों, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बच्चों में क्या होगा और एडल्ट में क्या होगा। तो ये देखिए थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बात करते हैं हम सर्वप्रथम बच्चों की। थायरोक्सिन हार्मोन से बच्चों में क्या होता है दोस्तों, बच्चों में हाशिमोटो रोग हो जाता है। हाशिमोटो को बोलते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड एंड थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या। और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म जो है वो बच्चों में होता है। अब क्रेटिनिज्म में क्या होता है, तो ये जो रोग जिस व्यक्ति को है, थायरोक्सिन कम है जिसमें, तो इसमें क्रेटिनिज्म होगा बच्चे के अंदर, तो वो क्या होगा, फिजिकली रूप से अपरिपक्व, शारीरिक रूप से अपरिपक्व, मानसिक रूप से अपरिपक्व, मेंटली भी अनमेच्योर होगा, और लैंगिक रूप से भी अपरिपक्व यानी सेक्सुअली अनमेच्योर होगा। न तो वो शारीरिक रूप से अच्छा है, न वो मानसिक रूप से अच्छा है, न वो लैंगिक रूप से अच्छा है। तो ये तो किसी तरह से भी अच्छा नहीं है, इसका मतलब इसकी ज़िंदगी तो झंड है। तो ये इसकी कमी से, थायरोक्सिन की कमी से क्रेटिनिज्म और हाशिमोटो बच्चों में हो जाते हैं। अडल्ट में बात करें, वयस्क में बात करें,
तो वयस्क में पहला रोग आता है मिक्सोडिमा। एक हमने पिट्यूटरी मिक्सोडिमा भी पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने पीयूष ग्रंथि के कारण, है एसटीएच हार्मोन के कारण, वो पिट्यूटरी मिक्सोडिमा था। और ये है मिक्सोडिमा, ये क्या है, ये है मिक्सोडिमा। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें थायरोक्सिन कम है तो उपापचय दर कम होगी, हार्ट बीट कम हो जाएगी, श्वसन दर कम हो जाएगी, शरीर तापमान कम हो जाएगा। यानी जो काम है थायरोक्सिन के वो नहीं होंगे, उपापचय दर कम, हार्ट बीट कम, श्वसन दर कम, शरीर तापमान कम, ये हो जाएंगे। इसके अलावा वयस्क के अंदर दोस्तों रोग हो जाता है कौन सा, गलगंड, जिसे हम बोलते हैं घेंगा रोग। क्या हो जाता है, गलगंड, जिसे हम बोलते हैं घेंगा रोग। ये देखिए गलगंड या घेंगा रोग, सिंपल गोइटर बोलते हैं इंग्लिश में इसे। ये इसमें क्या होता है, इसमें थायराइड ग्रंथि का साइज बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, थायराइड ग्रंथि का साइज बड़ा हो जाता है। सिंपल गोइटर दो प्रकार का होता है, एक होता है स्पोरेडिक सिंपल गोइटर। इसमें क्या होगा कि आयोडीन की कमी से होता है गलगंड रोग। तो इसमें क्या होगा, जन्म से ही बच्चे के अंदर क्या होती है, आयोडीन की कमी होती है। और एक होता है एंडेमिक सिंपल गोइटर। इसमें क्या होता है कि मर्दा के अंदर जो आयोडीन होते हैं वो कम होती है, मर्दा मिट्टी में। और ये जो पाया जाता है एंडेमिक सिंपल गोइटर, ये पहाड़ी ढलान में रहने वाले लोगों में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ आयोडीन कम होता है। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले बच्चों में और वयस्क में रोग के बारे में देखा हमने। उसके बाद हम बात करते हैं, थायरोक्सिन कंप्लीट हुआ, उसके बाद पैराथायरॉयड ग्रंथि आती है दोस्तों। कौन सी ग्रंथि आती है, पैराथायरॉयड ग्रंथि। ये देखिए ये आपके सामने है पैराथायरॉयड ग्रंथि, ये पैराथायरॉयड ग्रंथि है। इसमें देखिए इसकी उत्पत्ति की बात करें तो एंडोड्रम से। थायराइड ग्रंथि की उत्पत्ति किससे थी, मीजोड्रम से। और इसकी उत्पत्ति किससे होती है, एंडोड्रम से। स्थिति थायराइड के बाहर संख्या में 4, यानी कि थायराइड ग्रंथि पढ़ी थी हमने एच शेप में। तो ये जो है थायराइड ग्रंथि के बाहर संख्या में कितनी, 4। ये देखिए दो जोड़ी, 1 2 3 4, इस संख्या में 4 पैराथायरॉयड, इसीलिए तो नाम पैराथायरॉयड है, थायराइड के ऊपर पैराथायरॉयड ग्रंथि। और पैराथायरॉयड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन जो है दोस्तों वो क्या है, पैराथार्मोन। क्या है, पैराथार्मोन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीटीएच। क्या बोलते हैं, पीटीएच, पैराथार्मोन। अब देखिए दोस्तों ये पीटीएच हार्मोन पैराथायरॉयड ग्रंथि से स्रावित होता है। अब पीटीएच हार्मोन काम क्या करता है वो देखिए। तो पीटीएच हार्मोन देखिए क्या काम करता है। पीटीएच हार्मोन जो है वो हड्डियों के अंदर कैल्शियम कम करेगा। किसके अंदर कम करेगा, हड्डियों में कैल्शियम को कम कर देगा। और रक्त के अंदर कैल्शियम को बढ़ा देगा। रक्त के अंदर क्या कर देगा, कैल्शियम को बढ़ा देगा। इसलिए इसको हाइपर कैल्शियमिया कारक कहते हैं, हाइपर कैल्शियमिया कारक कहते हैं, क्योंकि यह रक्त के अंदर क्या कर रहा है, कैल्शियम को बढ़ाता है। तो पैराथार्मोन याद रखना, पैराथार्मोन क्या काम करेगा, पैराथार्मोन देखिए एक काम करेगा, हड्डियों के अंदर कैल्शियम कम करेगा, लेकिन रक्त के अंदर कैल्शियम को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। दूसरा कार्य पीटीएच हार्मोन जो है, पैराथार्मोन हार्मोन हड्डियों में फॉस्फेट बढ़ा देगा। कैल्शियम को हड्डियों में कम कर रहा है, फॉस्फेट को बढ़ा देगा। और रक्त में फॉस्फेट को कम करता है, और रक्त में कैल्शियम को बढ़ाता है, फॉस्फेट को कम करता है। तो ये दो कार्य इस तरह से इसको ध्यान रखना है आपको। और जो पैराथार्मोन होता है वो थायरोकैल्सिटोनिन के विपरीत होता है। थायरोकैल्सिटोनिन जो हमने बैठा था, ये सी सेप जो सेल होती है, कोशिकाएं होती है, इनमें इनके द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है, थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन, जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित हो रहा था हमने पढ़ा। तो ये पीटीएच और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। विपरीत का मतलब क्या हुआ, जैसे पीटीएच हड्डी में कैल्शियम को कम करता है तो कैल्सिटोनिन क्या करेगा, कैल्सिटोनिन बढ़ा देगा। पीटीएच रक्त में कैल्शियम को बढ़ा रहा है तो कैल्सिटोनिन क्या करेगा, रक्त को कम कर देगा। यानी इसके ऑपोजिट काम करेगा कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब देखिए इसकी अधिकता हो जाए और हो जाए तो क्या होगा, इसकी अधिकता होने पर क्या होगा, तो वो देखिए दोस्तों ये है। यानी अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये कैल्सिटोनिन की कमी हो जाए या पीटीएच की अधिकता, यानी कैल्सिटोनिन कम है या फिर पीटीएच हार्मोन अधिक है तो क्या होगा। अब देखिए आप, कैल्सिटोनिन का काम क्या है, पीछे हमने काम देखा कि कैल्सिटोनिन क्या काम करेगा कि रक्त के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करेगा। रक्त में क्या करेगा, कैल्शियम लेवल कम करेगा। दोस्तों ये पहले से हार्मोन ही कम है, अब कैल्शियम लेवल कम होगा क्या, कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर कम होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ब्लड में क्या हो जाएगा, कैल्शियम बढ़ जाएगा। कैल्शियम क्या हो जाएगा, रक्त के अंदर बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा काम क्या करता है कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन क्या काम करता है, हड्डी के अंदर कैल्शियम को क्या करता है, बढ़ाता है या कम करता है,
हड्डी के अंदर कैल्शियम को बढ़ाता है या कम करता है? तो ये देखिए आप, हड्डियों में यानी कैल्शिटोनिन जो है वो रक्त में कैल्शियम को कम करता है, लेकिन अब कम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये हार्मोन ही कम है, इसलिए कि रक्त में क्या हो जाएगा, कैल्शियम बढ़ जाएगा। कैल्शिटोनिन हड्डियों में क्या करता है, हड्डियों में कैल्शियम को बढ़ाता है, हड्डियों में क्या करता है, कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, लेकिन अब बढ़ा पाएगा क्या? अब नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि हार्मोन ही कम है। तो इसका मतलब हड्डियों में क्या हो जाएगा, कैल्शियम कम। और जब हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाएगा तो हड्डियाँ छिद्रित हो जाएगी, रोग हो जाएगा ओस्टियोपोरोसिस। रोग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ओस्टियोपोरोसिस। तो यदि ये कंडीशन आ जाए, कैल्शिटोनिन कम है या पीटीएच अधिक है, तो क्या हो जाएगा, ओस्टियोपोरोसिस। अब इसका उल्टा देखिए आप, कैल्शिटोनिन अधिक हो या फिर पीटीएच कम हो तो क्या होगा? अब कैल्शिटोनिन अधिक है, कैल्शिटोनिन का काम क्या था, ब्लड के अंदर कैल्शियम को कम करना। तो बिल्कुल ब्लड के अंदर कैल्शियम तो कम कर देगा, बहुत ज़्यादा कम कर देगा, क्योंकि इसकी अधिकता ज़्यादा है। तो जब बहुत ज़्यादा कैल्शियम कम हो जाएगा ब्लड के अंदर, तो दोस्तों मसल्स में स्थायी संकुचन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं टिटेनी। क्या बोलते हैं, टिटेनी या टिटनेस। तो टिटनेस जो होता है वो किसके कारण, कैल्शिटोनिन हार्मोन के कारण होता है। इसको टिटेनी बोल देते हैं, टिटनेस बोल। इसमें क्या हो जाता है, जो मांसपेशी होती है, जो पेशी होती है, उनमें स्थायी संकुचन हो जाता है। पेशी में क्या हो जाता है, स्थायी संकुचन हो जाता है। यानी मसल्स को जैसे हम इस तरह से संकुचित करते हैं ना, तो इसमें स्थायी संकुचन, जकड़न पैदा हो जाएगी। अब ये इस तरह से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये टिटनेस होती है दोस्तों। ये हमने थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन और इसका गहराई से अध्ययन किया, एक चीज़ को समझ कर अध्ययन किया है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना दोस्तों। मैं नया यूट्यूबर हूँ, और ये जैसे ही मेरे चैनल जो है सब्सक्राइब हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपके सामने लाइव आऊँगा दोस्तों। तो आप मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू दोस्तों।